खुशहाल परिवार, अच्छा लाइफस्टाइल और संडे की छुट्टी, जीने को और क्या चाहिए। आइए हम आपको मिलवाते हैं अरोड़ा परिवार से। अरोड़ा जी के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक पापा आप कितना ड्रामा कर रहे हैं फिर से। मम्मी इसको कुछ हो रहा है। मम्मी क्या आप लोगों को पता है कि करण को क्या हुआ है? इस मामले की जांच करने के लिए हमें इसकी तह तक जाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बनना पड़ेगा शर्लॉक होम्स। आमतौर पर खाने के लिए जब हम कुछ भी खाद्य पदार्थ अपने मुंह में डालते हैं तो उस खाद्य पदार्थ को दांत चबाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। मुंह में उपस्थित लार यानी सलाइवा इस प्रक्रिया में मदद करता है। गले में दो नलियां होती हैं। आगे वाली श्वास की नली है जिसे ट्रैकिया कहते हैं और ये पीछे वाली है खाने की नली जिसे एसोफेगस कहते हैं। जब हम खाद्य पदार्थ निगलते हैं तो खाद्य पदार्थ सरक कर गले में आ जाता है और इसी नली से होता हुआ पाचन तंत्र में जाता है। अब आप कहेंगे कि खाने को भला कैसे यह पता चलता है कि उसे कौन सी नली में जाना है? जब हम खाना निगलते हैं तो उस क्षण के लिए हमारी श्वास प्रक्रिया रुक जाती है और ट्रैकिया के ऊपर मौजूद ये झिल्ली जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं इसे ढक लेती है और खाना एसोफेगस में चला जाता है। देखिए आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, तो फिर करण के मामले में गड़बड़ कहां हुई? आइए उसे भी ढूंढते हैं। कभी कभी एपिग्लोटिस ट्रैकिया को पूरी तरह से ढकने में असमर्थ रहती है, जिससे कुछ खाने या पीने की वस्तु श्वास के साथ ट्रैकिया में चली जाती है और इसी के कारण हम खांसने लगते हैं। कुछ लोगों का तो दम तक घुटने लगता है। इसे चोकिंग कहते हैं। चोकिंग अलग अलग स्तर की होती है और ये निर्भर करती है ट्रैकिया में प्रवेश हुए खाने या पानी की मात्रा पर, ट्रैकिया में फंसे ठोस पदार्थ के आकार पर। चोकिंग से बचने के लिए तुरंत किए गए प्राथमिक उपचार पर। ज्यादातर चोकिंग माइल्ड ही होती है। इसमें खाद्य पदार्थ या पानी श्वास नली में जाकर उसे आंशिक रूप से बंद कर देता है और हमारा शरीर इससे उबरने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी कई बार पीड़ित को हमारी जरूरत पड़ सकती है। तो आइए देखें कहीं करण को हमारी जरूरत तो नहीं। माइल्ड चोकिंग में जैसे ही श्वास नली में कुछ जाता है तो शरीर फेफड़ों की मदद से जल्दी जल्दी झटके से हवा बाहर की ओर फेंकता है ताकि फेफड़ों में फंसे हुए खाद्य पदार्थ के टुकड़े हवा के दबाव से बाहर आ जाएं। इसे खांसी कहते हैं। करण तकलीफ में तो जरूर है, लेकिन उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। देखिए, आप लोग ये सब करके करण की स्थिति को और पेचीदा बना देंगे। उसे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। क्या आपको पता नहीं कि ऐसी स्थिति में पीठ मलने या थपथपाने से फंसे हुए खाने के टुकड़े बाहर आने की जगह और फंस सकते हैं। चोकिंग के दौरान पानी या कोई भी तरल पदार्थ पीने से
पानी का भी ट्रैकिया में जाने का खतरा बन जाता है, क्योंकि खांसते हुए एपिग्लॉटिस अनिश्चित तरीके से खुल और बंद हो रही होती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित को थोड़ी खुली जगह दें और फंसे हुए टुकड़े के बाहर निकलने का इंतजार करें। चलिए, करण को तो आराम आ गया, लेकिन कई बार स्थिति इतनी पेचीदा हो जाती है कि पीड़ित को प्राथमिक उपचार देना पड़ सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी तो कोई वो थोड़ा है, अभी वनडे है अभी। हाँ, उसमें कुछ करेगी इंप्रूवमेंट इंडिया। शायद इनको किसी ने बताया नहीं कि खाते हुए भैया बातें नहीं करते। 39 उसने किए थे, नौकरी अच्छी थी। क्यों नहीं करेगा यार? तेल भी बेटर हो गया। अच्छा, तूने मूवी देखी गरम मसाला? छोड़ना। अबे तो क्या आ रहा है? पंडू मजा आ गया, बहुत मजे। मजा आ आप गया। सोच रहे होंगे कि बताया तो हमें भी कई बार गया है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? मगर इजीली पहुंच गया था, इससे पूछा नहीं मैंने। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह कई बार जानलेवा भी हो सकता है, तो हम सब वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स की मदद से बोलते हैं। स्वर निकालने के लिए लैरिंग्स को श्वास की जरूरत पड़ती है। ट्रैकिया के ऊपर इस चीज को वॉइस बॉक्स कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो एपिग्लॉटिस हवा को रास्ता देने के लिए खुल जाता है, और जब हम कुछ निगलते हैं तो पूरा वॉइस बॉक्स इस तरह ऊपर चला जाता है और एपिग्लॉटिस फैलकर इसे इस प्रकार ढक देता है। सोच रहा हूँ कि चेंज कर लूं, चेंज करने का सोच रहा हूँ। लेकिन जब हम बोलने और निगलने की प्रक्रिया एक साथ करते हैं वो तो ठीक तो है, हमारे चोक होने की संभावना बढ़ जाती है। अजय देवगन का ऐसी परिस्थिति में अगर हमने खाना ठीक से चबाया न हो और एक बड़ा टुकड़ा हमारी श्वास नली में फंस जाए तो परिणाम घातक हो सकता है, क्योंकि खाने का टुकड़ा श्वास नली को पूरी तरह से बंद कर सकता है। कल चल जाना फिर पक्का। देव, देव, देव। ऐसी स्थिति में जब पीड़ित की सांस बंद होने लगे और वो बोलने में भी असमर्थ हो तो बिना समय गवाए हेमलिक मनूवर देना चाहिए। मुझे पता था कि आप में से ज्यादातर ने इसके बारे में नहीं सुन रखा होगा। अब जब सुना ही नहीं तो करना कैसे आ सकता है? हेमलिक मनूवर देने के लिए पीड़ित को पीछे से पकड़कर खड़ा कर लें। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाएं। ध्यान रखें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर हो। अब इस मुट्ठी को दूसरे हाथ से पकड़ें। अब अपने हाथ डायाफ्राम एरिया यानी पेट के एकदम ऊपर और रिब केज के मध्य में नीचे रखें। अब अपने हाथ से तेज और जोर का झटका दें। ऐसा करने से आमतौर पर श्वास नली साफ हो जाती है। जरूरत पड़ने पर इस प्रक्रिया को आप कई बार दोहरा भी सकते हैं। देखिए, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी भी प्राथमिक उपचार का परिणाम 100% हो। इसीलिए किसी भी परेशानी से जूझने का अगला कदम भी आपको आना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए सीवियर चोकिंग के दौरान समय की अहमियत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बार बार हेमलिक मनूवर देने से भी फर्क न पड़े तो बिना समय गवाए किसी को अपनी मदद के लिए बुलाएं, जो डॉक्टर, नर्सिंग होम या एम्बुलेंस को आपकी सहायता के लिए बुला सके, या खुद वो आपके साथ पीड़ित को अस्पताल लेकर जा सके। ऑक्सीजन न मिलने के कारण पीड़ित बेहोशी की स्थिति में जाने लगता है।
ऐसे समय में पीड़ित को हेमलिक मनूवर लिटा कर दें। इसे पेशेंट को कैसे देना है, ध्यान से देखिए। पेशेंट को सीधा लिटा दीजिए। ध्यान रखें कि उसका सिर ऊपर की तरफ उठा हो। फिर उसके पास घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने हाथ को इस मुद्रा में लाएं और अपने दूसरे हाथ से उसे इस प्रकार पकड़ें। अब अपने हाथों को पेट के बीचों बीच नाभि के थोड़ा ऊपर यहां रखें। फिर अपने हाथ अंदर की तरफ इस प्रकार धकेलें। इसी दौरान पेशेंट का मुंह खोलकर उंगली से ब्लॉकेज हटाने की कोशिश करें। इसके बाद फिर से हेमलिक मनूवर दें। इस प्रक्रिया को मदद आने तक या नली साफ हो जाने तक दोहराते रहें। तेज और करारे प्रहार डायाफ्राम पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण हवा तेजी से फेफड़ों से निकलकर बाहर की ओर जाती है और साथ ही में फंसा हुआ खाने का टुकड़ा भी निकल जाता है। इसकी जान समय पर फर्स्ट एड देने के कारण बच गई। अंत भला तो सब भला। चलो डॉक्टर के चलते हैं। यहां हम आपको समय की अहमियत के बारे में एक बार फिर बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर 4 मिनट तक मस्तिष्क को ऑक्सीजन न मिले तो वो क्षतिग्रस्त होने लगता है और ऐसे में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी गंभीर स्थिति में सर्जरी ही आखिरी विकल्प रह जाता है। चोकिंग से बचने के और प्राथमिक उपचार की सावधानियों के बारे में हम बातचीत को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, आप सभी कभी ना कभी माइल्ड चोकिंग के शिकार जरूर हुए होंगे, पानी से या फिर खाने से। लेकिन हमारे शरीर में मौजूद चोकिंग से जूझने की क्षमता के कारण हम बिना किसी खास परेशानी के इससे बच जाते हैं। चोकिंग में किस स्तर के और कौन से उपचार की जरूरत है वो निर्भर करता है व्यक्ति की उम्र और चोकिंग के स्तर पर। चोकिंग के शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे या बुजुर्ग होते हैं। इसका पहला खास कारण है दांत। छोटे बच्चे दांत न होने के कारण और बुजुर्ग दांत टूट जाने के कारण खाना चबाकर नहीं खा पाते। बुजुर्ग लोगों में उम्र होने के कारण लैरिंक्स नीचे की ओर सरक जाता है, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस उसे पूरी तरह से ढक नहीं पाता। तीसरा और चोकिंग का सबसे बड़ा कारण है असावधानी। हमारी अपनी लापरवाही के कारण हम लोग इसके शिकार हो जाते हैं। चोकिंग से बचने के लिए कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को नरम खाना खाना चाहिए। खाना पूरी तरह से चबाकर ही निगलना चाहिए। खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शरीर अपना संतुलन खो बैठता है, जिससे चोकिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप भागकर आएं या आपकी सांस तेज चल रही हो तो पहले थोड़ा आराम कर लें और श्वास सामान्य होने पर ही कुछ खाएं या पिएं। अगर इन सब के बावजूद चोकिंग हो ही जाए तो जरूरत के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा दें।